Hello बच्चों, good evening. Today we are going to start with a very important chapter of book 3 cash flow statement. हमने अकाउंटिंग रेशियो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और उसके मैंने 4 सेशन बताए थे. आप उन सेशन का एक एक सेशन देख के उसके क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन without any delay. So cash flow statement, first of all ये cash flow statement होता क्या है, right? इसको ऐसे देखिए, cash flow statement, so it is a statement which records inflow and outflow of cash and its equivalent. मैंने यहाँ define किया इसको, it is a statement which records the inflow मतलब receipts and outflow of cash and cash equivalent. As per the accounting standard 3 revised, the changes resulting in the flow of cash and cash equivalent arises on account of 3 types of activities. First one is cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities, and yes, finally cash and cash equivalent. Now what is a cash and cash equivalent? क्योंकि हम ऑपरेटिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है? सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत सिंपल है, विच इज ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ कैश और कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश. आपने क्लास 11th में जब अकाउंट्स करा होगा उसमें आपने करंट एसेट्स में 2 सब डिवीजन देखी होगी, लिक्विड एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स. सो करंट एसेट्स इज मेंट फॉर 1 ईयर, बट लिक्विड एसेट जो होता है वो 0 to 3 months मतलब 90 डेज के लिए होता है. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर. दिस आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मेथड, 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. सो डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस, इनडायरेक्ट मेथड इज इन योर सिलेबस. नाउ व्हाट इज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? बाय नेम इट्स क्लियर, ऑपरेटिंग. So something which is related with the operation of the business, we record those items. So it is related with the day to day or operational activities of the business. Just take an example, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम सेल करते हैं, या हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया. रेंट पे करते हैं, रेंट रिसीव करते हैं. सो दीज आर द a good example of basically your operating activities. Now cash flow from investing activities, so it is related with the purchases and sale of non-current investment. Inflow में हम देखें तो sale of assets, sale of investment, और from देखें तो purchases of fixed assets and purchases of non-current investment. Financing की बात करें तो it is related with the internal and external source of finance. Now when I say internal source of finance, इसका मतलब क्या होता है? Shareholders fund, which includes share capital, जिसमें equity shares और preference shares capital होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे. एंड एक्सटर्नल की बात करेंगे, तो जब मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लोन्स, लाइबिलिटीज. सो बेसिकली यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एज वेल एज द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दोनों के बारे में बात करेंगे हम. सो वी कैन टेक फ्यू एग्जांपल ऑफ इनफ्लो, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स आपने कर दिया, या इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन टेकन हो गया. सो दीज आर द इनफ्लो. रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन. सो ये आपके लिए इनफ्लो हो जाता है, और ये आपका सेपरेट. जब आप रीपेमेंट करते हैं, जब भी कैश बाहर जाएगा, कैश रिड्यूस होगा, कैश की में पेमेंट करेंगे आप तो वो आउटफ्लो है, और कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनफ्लो होगा. तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? इफ यू हैव एनी आइडिया. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. हमारे पास 31 मार्च 2022 को हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मैंने कैश लिख लिया, इसकी वैल्यू सपोज 50,000 की है, और हमारे पास 31 मार्च जो प्रीवियस ईयर था हमारा 2021 में, हमारे पास जो कैश की बैलेंस है वो 40,000 की है. सो बेसिकली थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट वी लाइक टू नो कि ये जो 40,000 है, ये 50,000 में जो 10,000 चेंजेस आया है वो किसकी वजह से आया है. मतलब कंबाइनली, कलेक्टिवली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो इंक्रीज 10,000 की वैल्यू होगी, उससे ये डिफरेंस आया होगा. ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका
करंट ईयर है। आपने देखा होगा, आप में से बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है, जब हम सिखाते हैं तो हम बोलते हैं 4 + 5 = 6। Now it is very difficult to understand 4 + 5 = 6, क्योंकि 4 + 5 तो 9 होता है, लेकिन 4 का मतलब यह है कि इट इज द टोटल ऑफ 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टोटल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड टोटल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कलेक्टिवली हमने इसको 4th के पोजीशन पे रखा है। फिर 5th की बात करें तो ये आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जैसे मैंने यहाँ 40,000 का वैल्यू लिया है। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6th, मतलब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपके करंट ईयर का वैल्यू है 50,000, वो आंसर होना चाहिए। तो इसमें आपने क्या करा, आपने देखा कि ये 50,000 हो जाएगा, अभी कितना है 40,000। इसका मतलब इसका जो कलेक्टिवली इनफ्लो होगा वो कितने का हो जाएगा, 10,000 का होगा। देन ओनली आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका 50,000 का होगा। तो बेसिकली हम इसके लिए बनाते हैं। नाउ कैश कैलकुलेशन जो नेट प्रॉफिट करते हैं तो बहुत सिंपल से, ऑपरेटिंग का हम करते हैं, इन्वेस्टिंग का करते हैं, फाइनेंसिंग का करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग का जब भी करोगे तो 3 पार्ट्स स्टेप्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट्स में दिखानी है। दूसरा, जो उसकी कंटिन्यूएशन है, ये वर्किंग नोट जब आपने कर लिया उसकी जो कंटिन्यूएशन है वो आपको फिर मेन फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा। एंड आपका जो सेकंड चेक होता है, जो टीचर्स चेक करते हैं, तो पहला तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के चेक करते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का होता है। एंड लास्ट में कैश फ्लो और यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। इस साल बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आए और आपसे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलकुलेट करके बताओ विद द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन, और ये 1 नंबर का आएगा। तो डेफिनेटली उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। सीयूटी में डेफिनेटली आपका वो जो एक क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर के लिए होता है। ये मैं बोर्ड्स और सीयूटी को कंबाइन करके समझाने की कोशिश कर रहा था। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंस है वो आपको यहां लेना है। उसमें डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जिसको बोलते हैं या प्रपोज डिविडेंड हम बोलते हैं, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये भी आप लिख लीजिए, नहीं तो करंट ईयर में आप गलती कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये पुराना फॉर्मेट है, इसमें ये करंट ईयर हो जाएगा। एंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। ध्यान रखिए, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये आपको ऐड करना है। जब ट्रांसफर टू रिजर्व की बात करें तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। टी फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब आप सोचो कि ये जो ट्रांसफर टू रिजर्व है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर को एक्सीड करेगा तो आप उसको ऐड करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर को एक्सीड करे, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करने वाले। इसी को हमने लिखा है यहाँ, रिजर्व ट्रांसफर बैक टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कब पॉसिबल है, व्हेन द प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन योर करंट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जैसे टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर है, तो रिफंड ऑफ टैक्स जो होगा दैट्स नीड टू बी सबट्रैक्टेड। और कोई भी आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, इफ एनी डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको आपने यहां क्या करना है, प्लस कर लेना है। और कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपके पास कोई भी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको आपको माइनस कर देना है। इसको लर्न करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है, डर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर में आप डर्ट को याद करेंगे तो आपका काम हो जाता है। डर्ट का मतलब है, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, सॉरी पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रपोज्ड डिविडेंड। आई का मतलब होता है एंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। आर का मतलब होता है ट्रांसफर टू रिजर्व व्हिच इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एंड टी का मतलब होता है टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपसे पूछा जाए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको कैलकुलेट करना है विद द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर और माइनस प्रीवियस ईयर, तो सबसे पहले करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, उसमें आपने डर्ट ऐड करना है, DIRT। सो मैं जब डर्ट बोलता हूं तो पहला वर्ड मेरा क्या होता है, डी। डी का मतलब होता है डिविडेंड पेड, और जब भी डिविडेंड पेड बोलते हैं तो ये प्रपोज डिविडेंड होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, एंट्रीम डिविडेंड नहीं होता, ये प्रपोज डिविडेंड होता है पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, आई का मतलब है एंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। आर का मतलब है ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो रिजर्व एंड सरप्लस का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर।
टी का मतलब है टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, राइट। इन सबको आप ऐड कर लेते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड आ जाता है। तो ये आपको वर्किंग नोट में करना है। नेक्स्ट मेन फॉर्मेट में ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा आइटम जो अभी हमने करा है वर्किंग नोट में, वो हमने यहां दिखा दिया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। अब इसमें सारा कुछ हमने वैल्यू को यहां ऐड कर लिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया, और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये क्यों होता है उसका भी लॉजिक हम बात करेंगे, और ये कैसे होगा वो भी हम सब बात करेंगे, सब कुछ लॉजिकल बात करेंगे। देखो बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे को कौन सा प्रॉफिट चाहिए होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें ऑपरेशनल प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऑपरेशनल प्रॉफिट चाहिए। अब नेट प्रॉफिट और ऑपरेशनल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियोज में भी समझाया है, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दें तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दें तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिफरेंसेस है और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का डिफरेंस है। तो जब आपके पास नेट प्रॉफिट है और उसमें आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को सब्ट्रैक्ट कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने ऐड बैक कर लिया, तो क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है? यस। सो दैट इज द लॉजिक कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऑपरेशनल प्रॉफिट, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है, इससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट है, इसमें से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, तो यू विल कम टू नो अबाउट द ऑपरेशनल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। So that is the logic why non-operating expenses should be taken back. तो इसको भी लर्न करने का तरीका है, राइट। इसमें क्या होगा, DIL PWD, DIL PWD हमने पिछले वाले को लर्न करने के लिए क्या सीखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को लर्न करने का तरीका क्या था, डर्ट, राइट। और यहां हमने क्या सीखा, DIL PWD, ठीक है। तो डी का मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। आई का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लोन्स एंड बोरोइंग्स। एल का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। पी स्टैंड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। वाइल रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो, तो ये भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया और कॉपीराइट हो गया, ये राइट ऑफ होगा, तो यहां आप कंसीडर करेंगे। और राइट ऑफ कब होगा, जब आपका प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर होगा, तो इसका मतलब राइट ऑफ होगा। डी स्टैंड फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, और ये भी कब होगा, जब आपका प्रीवियस ईयर आपके करंट ईयर को एक्सीड कर रहा होगा, उस वैल्यू को हम लेने वाले हैं। इसमें से हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो इसके लिए हम फॉर्मूला तैयार करते हैं अपना प्राइस का, ठीक है। सो प्राइस का फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया। पी का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आर का मतलब क्या हो गया, रेंट रिसीव्ड। आई का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सी का मतलब कमीशन रिसीव्ड। ई का मतलब अर्निंग्स, अर्निंग्स में अदर इनकम, एग्जांपल डिविडेंड रिसीव्ड एंड ऑल, ठीक है। सो ये आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस किया एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया, तो यू विल कम टू नो अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑलराइट, ये हो गया। अब ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसमें ए प्लस बी माइनस सी हमने कर लिया। ए हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बी हमारे पास क्या था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और सी हमारे पास क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हमने ऐड करना है, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। डिक्रीज इन करंट एसेट, आप देखो हर टाइम कैश के फॉर्म में कंपेयर करो, एसेट्स कम होगा तो कैश बढ़ेगा, राइट।
लायबिलिटीज बढ़ेगा, इसका मतलब कैश भी कंपैरेटिवली हमारे पास बढ़ेगा। एसेट्स हमारे पास बढ़ेगा तो इसका मतलब कैश क्या होगा, कम होगा। और लायबिलिटीज को जब हम डिक्लाइन करेंगे, लायबिलिटीज को जब हम रीपेमेंट करेंगे तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो कैश के फॉर्म में आप देखोगे तो बहुत इजी लगेगा कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कॉज्ड इनफ्लो इन कैश, तो इसलिए हम प्लस कर लेते हैं। और इसका ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कॉज रिड्यूस्ड इन कैश, और ये आउटफ्लो का होता है इसलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसमें क्या क्या लेने वाले हो आप। तो सबसे पहले सब कुछ लेने वाले हो आप, यू कंसिडर एवरीथिंग। आप जो भी आपके पास करंट एसेट्स में है या करंट लायबिलिटीज में है, सब कुछ लोगे एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। अब मैं जब एक्सेप्ट की बात कर रहा हूं तो क्या क्या नहीं लेना है आपने, तो सबसे पहले करंट एसेट्स की बात करते हैं। तो करंट एसेट्स में आपको कैश का नहीं लेना है क्योंकि ये इक्विवेलेंट होते हैं। बैंक नहीं लेना है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट नहीं लेना है, दिस इज नॉट ओवरड्राफ्ट, दिस इज बैंक ड्राफ्ट, राइट। तो बैंक ड्राफ्ट नहीं लेना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। ट्रेजरी बिल्स नहीं लेना है विच इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड कमर्शियल पेपर भी नहीं लेना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर सब कुछ नहीं लेना है तो फिर करंट एसेट में लेना क्या है, क्योंकि कैश आपने मना कर दिया, बैंक आपने मना कर दिया, बैंक ड्राफ्ट मना कर दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मना कर दिया, ट्रेजरी बिल्स मना कर दिया, कमर्शियल पेपर मना कर दिया, तो किसका इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे हम। बहुत सिंपल, जब आपकी इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो आप सन्डी डेटर्स को देखें, सन्डी डेटर्स का इंक्रीज और डिक्रीज कंसिडर करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का इंक्रीज और डिक्रीज कंसिडर करेंगे, अक्रूड इनकम का इंक्रीज और डिक्रीज कंसिडर करेंगे, बिल्स रिसीवेबल का इंक्रीज और डिक्रीज कंसिडर करेंगे, और इन्वेंट्री स्टॉक का इंक्रीज और डिक्रीज भी कंसिडर आप करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं करंट लायबिलिटीज की बात करता हूं तो करंट लायबिलिटीज में एक्सेप्ट क्या होगा, ये करंट एसेट्स के लिए, मैं यहां करंट एसेट्स के लिए सीए लिख देता हूं, दिस इज फॉर करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज सब कुछ लेंगे, एक्सेप्ट क्या नहीं लेंगे आप वो देख लीजिए। तो एक्सेप्ट आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं कंसिडर करना है। व्हेन आई से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गया, उसको कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो मैंने बताया था इट इज रिलेटेड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल का मतलब तो पता चल गया, शेयर्स होगा जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होगा। जब भी मैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करता हूं, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन की बात करता हूं, वही हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो उसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का अभी मैंने बताया था, तो ये भी आपको कंसिडर नहीं करना है। तो जब आप इसको कंसिडर नहीं करोगे तो क्या क्या कंसिडर कर सकते हो आप, अच्छा एक चीज और नहीं कंसिडर कर सकते, इसमें कैश क्रेडिट भी नहीं कंसिडर कर सकते, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ओनली, वो भी नहीं कर सकते। क्या कंसिडर करना चाहिए आपको फिर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्री रिसीव्ड इनकम हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, और एनी अदर प्रोविजन लाइक प्रोविजन फॉर क्लेम्स, और इसका इंक्रीज हो रहा है, वैसे प्रोविजन इंक्रीज होगा तो आप यहां भी कंसिडर कर सकते हो, एंड दिस इज द बेस्ट वे। आप प्रोविजन यहां अवॉइड करो, इंक्रीज इन प्रोविजन होगा तो आप इसको यहां कंसिडर कर सकते हो। तो इसके बाद हो गया, अब मुद्दा यह है कि इंक्रीज और डिक्रीज का क्या देखेंगे, तो ये तो आपको पता ही है। इंक्रीज करने के लिए मतलब क्या होता है, इंक्रीज कैसे करते हैं, ये तो आपको सबको 100% फिंगर टिप्स पे होगा, लेकिन एज अ टीचर ये मेरा बताने का फर्ज है। तो जब करंट ईयर इज एक्सीडिंग योर प्रीवियस ईयर, देन इट इज अ मैटर ऑफ इंक्रीज, एंड इफ current assets is increasing, then it's need to be subtracted while calculating the cash flow statement from operating activities. और suppose आपका current liabilities increase होता है तो it's need to be added. Similarly जब मैं decrease की बात करता हूं, तो decrease का मतलब क्या हो गया कि previous year is exceeding your current year. तो जब आपका ऐसा होगा and if your current asset is decreasing, तो आप इसको प्लस कर लेंगे, और आपके करंट लायबिलिटीज के बारे में ऐसा डिक्रीज होगा तो आप उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद कैश, ठीक है। आपको सिर्फ ये लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि सर डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हो गया फिर, तो मैंने इसीलिए आपको बताया क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं तो वी शुड टॉक अबाउट द कैश, हमें सिर्फ कैश के बारे में बात करनी चाहिए, तो ये डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, फिर क्यों ले लिया हमने, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है। इसलिए इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विदाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा,
वो हम तभी निकाल सकते हैं जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हम ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दें, तो ये हमारा आ जाता है फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, तो आपको ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर नहीं करने की जरूरत है। अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, इसमें डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को आपने सम अप कर देना, मतलब प्लस कर देना है, ये ऐड कर देना है इसको, और इसका उल्टा इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो ये आ जाएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से इनकम टैक्स जो रिफंड हमने वहां सब्ट्रैक्ट किया था, इनकम टैक्स पेड जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, और उसमें से नेट टैक्स रिफंड रिसीव जो हो गया उसको भी हमें इसमें से वैल्यू को कंसीडर करते यहां दिखाने की जरूरत है। तो ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है वो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो ऑब्लिक यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्लो कब होगा, जब आपकी रिसीट्स जो सम ऑफ वैल्यू है, जो सारी वैल्यूज आपने ऐड करी है, विच एक्सीड्स द आउटफ्लो, तो आपके पास कैश फ्लो हो जाएगा। कैश फ्लो का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर द पेमेंट्स, एंड कैश यूज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ कैश पेमेंट ओवर द रिसीट। इसको लर्न करने का एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि कायदे से आपने देखा कि आपको सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ही निकालना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर मैंने प्रीवियस ईयर कर दिया आपने। देखो आज के टाइम में पॉल्यूशन बहुत है, राइट, पॉल्यूशन बहुत है, तो उसको लिए हमने क्या कर दिया, डर्ट लिख लिया, बहुत गंदगी है, डर्ट। सो हियर डी स्टैंड फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डी स्टैंड फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आई स्टैंड फॉर interim dividend paid during the current year, R stand for reserve and surplus which is current year exceeding previous year। उल्टा होगा तो उसको माइनस कर देंगे, उल्टा होगा मतलब प्रीवियस ईयर एक्सीड करेगा करंट ईयर को, देन इट्स नीड टू बी सबट्रैक्टेड। T for taxation made during the current year, ये करंट ईयर पे होगा, ये ध्यान से रखिएगा, मैं दूसरा इंक से इसको मार्क कर देता हूं, ये करंट ईयर पे होगा। एंट्रीम डिविडेंड हर टाइम करंट ईयर पे होगा, मैं यहां साइड में मार्क कर देता हूं, करंट ईयर पे होगा, और आपका जो प्रपोज डिविडेंड होता है ये आपके प्रीवियस ईयर पे होगा, POS स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर पे होगा। तो इससे आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखो दिल्ली में रोड्स की कंडीशन इज नॉट गुड, सो डी का मतलब DIL का मतलब हमने दिल्ली ले लिया, सो डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, I फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लोन्स एंड बोरोइंग्स, L फॉर लॉस एंड सेल ऑफ एसेट्स। और रोड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, PWD डिपार्टमेंट, सो P स्टैंड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, W फॉर राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, एंड D स्टैंड फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो पैसे दे के, कैसे पैसे देते हैं हम, इनकम टैक्स जो हम अपना भरते हैं उससे ही ये पैसे निकालते हैं और हमारा काम जो रोड के रिपेयर है या रोड का बनाने का काम है वो करवाते हैं। सो इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं ऑन द टैक्स के फॉर्म में हम जो देते हैं, लेकिन यहां हमने प्राइस ले लिया उसको। सो P का मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, R का मतलब रेंट रिसीव्ड, I का मतलब इंटरेस्ट रिसीव, C का मतलब कमीशन रिसीव, E का मतलब अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब अदर इनकम, जिसका एग्जाम्पल हमने ले लिया डिविडेंड रिसीव्ड। तो इस तरह से आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, जिसमें आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का A ले लिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने B ले लिया, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को C को आपने यहां से माइनस कर दिया। अब इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को आपने ऐड कर लिया, लॉजिक मैंने बता दिया, बिकॉज समथिंग विच इज कनेक्टेड विद द कैश। आपका करंट एसेट्स डिक्रीज होगा, इसका मतलब कैश आएगा, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगा, इसका मतलब कैश आएगा, ठीक है, और लेस कर दिया आपने इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज के लिए आपको पता ही है कि इंक्रीज को समझने के लिए व्हेन द करंट ईयर इज ग्रेटर देन प्रीवियस ईयर तो इंक्रीज होता है। सो इफ करंट एसेट इज इंक्रीजिंग सो इट्स नीड टू बी सबट्रैक्टेड, एंड इफ योर करंट लायबिलिटीज इज इंक्रीजिंग सो इट्स नीड टू बी एडेड। सेकंड, डिक्रीज को समझने के लिए प्रीवियस ईयर आपका करंट ईयर को एक्सीड कर रहा है, राइट। सो इफ योर प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर और आप करंट एसेट्स की बात करें तो उसको प्लस कर लेंगे, और करंट लायबिलिटीज की बात करें तो उसको आप माइनस कर लेंगे। मैंने बताया कि करंट एसेट में आप सब कुछ ले सकते हो एक्सेप्ट फ्यू थिंग, कैश, आई मीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पूरा पार्ट, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो पार्ट्स हैं इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है।
और करंट लायबिलिटीज में आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गया, कैश एंड क्रेडिट हो गया, ये आपको कंसिडर नहीं करना है। तो क्या क्या करना है उसका फटाफट लिस्ट एक बार रिविजिट कर लेते हैं। तो करंट एसेट्स में आपको ट्रेड रिसीवेबल करना है। तो जब भी मैंने ट्रेड रिसीवेबल बोला है इसका मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम को करना है और इन्वेंट्री को करना है। करंट लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो आपके पास बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्री रिसीव्ड इनकम हो गया एंड ट्रेड पेबल हो गया। ट्रेड पेबल की मैं जब बात करता हूं तो बहुत सिंपल है, ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसी का इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। उसके बाद आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो इसमें से आपने क्या कर दिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए डी प्लस ई कर दिया और माइनस आपने एफ कर दिया। मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को डी मान लिया, इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ई मान लिया, उसको प्लस कर लिया, एंड इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को मैंने एफ मान लिया, उसको माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, एंड इफ द आंसर कम्स इन पॉजिटिव तो ये मेरे लिए कैश फ्लो हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन आंसर नेगेटिव में आता है तो इसी को हम नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास इनकम टैक्स पेड है वो प्रीवियस ईयर वाला सब्ट्रैक्ट करना होता है, और बिगिनिंग में आपने जो करा था उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो करंट ईयर वाला हमने ऐड किया था। तो जो करंट ईयर वाला टैक्स होता है उसको टैक्स मेड बोलते हैं, टैक्स प्रोवाइडेड बोलते हैं, और जो प्रीवियस ईयर वाला होता है उसको हम टैक्स पेड बोलते हैं। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आज आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ में आया होगा, और इसके ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जब भी आपके पास, क्योंकि एग्जाम में आज के टाइम में जो क्वेश्चन आएंगे ये आपके बोर्ड्स में भी बहुत हेल्पफुल करेगा और सीयूटी में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बोर्ड्स का भी जो पैटर्न चल रहा है इस बार वो इसी तरह का कुछ पैटर्न चल रहा है। आपसे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए दे देंगे, और वो 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड्स में पूछ लेंगे। और सिमिलरली जब आप सीयूटी में जाएंगे तो वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। तो कैलकुलेशन बड़ी सारी होंगी, कैलकुलेशन बहुत सारी होंगी, लेकिन वो उसके करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम, या ज्यादा बोर्ड्स की बात करें तो आपको 2 मिनट का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स का लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है। बोर्ड्स का लॉजिक आपको पता ही है कि 1 मार्क इक्वल्स टू 2 मिनट्स के कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो 5 मार्क्स इक्वल्स टू 1 मिनट्स का उसका जो है वो फॉलो करते हैं। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूटी वगैरह में मिल जाता है। तो इसके लिए आपको ये सब जो है वो फिंगर टिप्स पे होने की जरूरत है। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, keep smiling and happy learning.